139 episode, the interesting one. आदित्य ने टैक्सी को सर्विस रोड पर खड़ा कर दिया था। हाईवे से गुजर रहे ट्रैफिक की आवाज अभी भी आ रही थी। क्या वो सब कुछ सच बोलेगा या सिर्फ उतना सच जो मृणाली से अब छुपाया नहीं जा सकता? अगर उसे पता चलेगा कि गौतम को आदित्य ने किडनैप किया है तो वो बिल्कुल भी आदित्य का सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए उससे गौतम को लेकर कोई बात नहीं करनी है, यह आदित्य ने तय कर लिया। इतना सोचते ही उसने सीट के नीचे झांककर कुछ बचा हुआ सामान उठाया और बैग में रख दिया। इसके बाद उसने एक बार दोबारा नजर गाड़ी में घुमाई, क्योंकि आदित्य कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ देर में आदित्य का बैग पैक हो चुका था, लेकिन उसे अब नए ख्याल ने घेर लिया था। वो सवाल था कि ट्विंकल और अमित को सुशील ने क्यों किडनैप किया, और इन सब से आदित्य का क्या लेना देना है। उसे मन में डर लगने लगा, क्योंकि वो उस दिन ही इस बात को सोच चुका था कि शायद उस रात के इंसिडेंट की वजह से अमित और ट्विंकल पर कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन फिर भी उसने उसको इग्नोर कर दिया। उसका इग्नोरेंस अब बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था, और उसका सॉल्यूशन उसे जितनी जल्दी हो सके करना ही होगा। कुछ ही देर बाद आदित्य को एक एम्बेसडर कार दिखी। आदित्य पहचान गया कि ये उसी की गाड़ी है। उसने उसे हाथ देकर रोका। नेवी ब्लू कलर की एम्बेसडर दिखने में एकदम क्लासिक लग रही थी। गाड़ी जब रुकी तब उसने देखा कि उसमें मृणाली बैठी हुई थी। आदित्य ने टैक्सी से ट्रॉली बैग निकाला। इतने में मृणाली भी एम्बेसडर से उतरी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, मृणाली तुम गाड़ी में बैठी रहो, हम सामान रखकर निकल रहे हैं। मृणाली आदित्य की बात मानकर वापस गाड़ी में बैठ गई। आदित्य ने फिर एम्बेसडर की डिक्की खोली और ट्रॉली बैग को उसके पास रख दिया। इसके बाद वो तुरंत गया और टैक्सी के पीछे से गौतम को निकाला। गौतम अभी भी बेहोश था। आदित्य ने उसे एम्बेसडर की डिक्की में डाला। डिक्की खुली होने के कारण मृणाली कुछ देख नहीं पाई। फिर आदित्य ने ट्रॉली बैग को उठाया और उसे पीछे वाली सीट पर रखा। तब मृणाली ने उससे पलटकर कहा, आदित्य तुम इस बैग को डिक्की में क्यों नहीं रख देते? आदित्य रुका और फिर उसने उससे कहा, मृणाली शायद बैग उसमें आएगा नहीं, और रहने दो, वैसे भी पीछे वाली सीट खाली रहेगी। इतना कहकर आदित्य ने गेट लगाया। इसके बाद मृणाली ने सीट शिफ्ट की और आदित्य ने ड्राइविंग करना शुरू किया। टैक्सी अब पीछे छूट चुकी थी। आदित्य और मृणाली एम्बेसडर को लेकर गुड़गांव के लिए निकल चुके थे। रात आ चुकी थी और एक लंबा सफर दोनों को काटना था। आदित्य खामोश था और अब राहत की सांस ले रहा था। उसने ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था जिससे उसे रास्ते में कोई दिक्कत आती। उसे बस मृणाली के सवालों का सामना करना था, जो अब तक मृणाली ने उससे पूछना शुरू नहीं किए थे। आदित्य नोटिस कर रहा था कि वो बाहर देख रही है, लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी नजर आदित्य पर पड़ती और वो आदित्य से एक्सपेक्ट करती कि वो कुछ बोलेगा। आदित्य को इस बात का भी डर था कि जिस तरीके से उसने मृणाली के मुंह पर फोन काटा था, शायद वो उससे भी गुस्सा है। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि एक बार फिर मृणाली ने खिड़की से मुंह हटाकर आदित्य की तरफ देखा और कहा, आदित्य तुम मुझे अब कुछ बताओगे भी या उसके लिए भी मुझे तुमसे सवाल पूछने पड़ेंगे? तुम्हारे कहने पर मैं गाड़ी लेकर आ गई। अब तुम्हारी बारी है मुझे सब कुछ सच बताने की। क्यों अमित और ट्विंकल को सुशील ने किडनैप किया, और उन सब में तुम्हारा क्या हाथ है? आदित्य जिस वक्त का इंतजार कर रहा था वो आ चुका था। उसने मृणाली की तरफ देखा और कहा, मृणाली आज मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम उसे सच मानना, चाहे वो फिर तुम्हें किसी फिल्म की कहानी ही क्यों ना लगे। सुशील से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैं उसके पापा जनरल बख्शी का करीबी हूं। तुम्हें अगर याद हो तो अनामिका और सुशील मुझसे मिलने आए थे जब मैं वजीर के साथ रह रहा था। मृणाली ने हां में इशारा किया और आदित्य ने आगे कहा, वो मुझसे मिलने इसलिए आए थे क्योंकि बख्शी विला में कोई बुरा साया था और इसीलिए बख्शी सर मुझसे मिलना चाहते थे। तभी मृणाली ने आदित्य को टोकते हुए पूछा, लेकिन तुम बख्शी के इतने क्लोज कैसे? आदित्य बीच बीच में सड़क पर भी देख रहा था और उसने सामने देखते हुए ही कहा, तुम्हें याद है तुम जब हॉस्पिटल में मुझसे मिलकर ऑफिस चली गई थी और मेरे पास घर आने के पैसे नहीं थे? उस दिन जब मैं अपने रूम से निकला तब पास ही के रूम में जनरल बख्शी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। इस पर भी मृणाली ने हां में सिर हिलाया और आगे क्यूरियस होकर सुनने लगी। तब आदित्य ने कहा, डॉक्टर ईरानी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उस वक्त में मैंने बख्शी को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। उस दिन से ही बख्शी परिवार ने मुझे अपना ही हिस्सा मानना शुरू कर दिया था।
इतना कहकर आदित्य चुप हो गया, लेकिन तभी मृणाली ने उसे टोका और पूछा, तुम कुछ कह रहे थे बख्शी विला में आत्मा के बारे में? आदित्य समझ गया कि आज उसे सब कुछ बताना है और मृणाली सुने बिना नहीं रहेगी, इसलिए आदित्य ने आगे कहा, हाँ, तो जब मैं बख्शी विला पहुंचा तो मुझे वहां जाकर पता चला कि उनके घर में किसी लड़की का साया है जिसे सुशील और उसके परिवार ने मरवा दिया था। और उसके पीछे रीजन यह था कि पहले सुशील ने उसे प्रेग्नेंट किया था, लेकिन उसे अपनाने से मना कर दिया था, जिस कारण वो उसके परिवार के पीछे मरने के बाद भी पड़ी हुई थी। और जब मैंने उससे लड़ाई की तो उसके एंड में सुशील का अंगूठा कट गया था। मृणाली के लिए अब बातें सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके लिए सच से काफी दूर था। आदित्य ने अपनी बात कंटिन्यू की और मृणाली भी उसी इंटरेस्ट के साथ उसे सुन रही थी। तब आदित्य ने कहा, वैसे तो किसी के लिए भी सुशील का अंगूठा कटना नॉर्मल था, लेकिन मेरे लिए नहीं। पिछली लाइफ में जिस आदमी ने मुझे मारा था उसके भी हाथ का एक अंगूठा नहीं था। इस तरीके से वो मेरी नजर में मेजर सस्पेक्ट बन गया और मैं उस पर नजर रखने लगा। इतना कहकर आदित्य चुप हो गया, क्योंकि इसके आगे उसे क्लब ऑरेंज की पार्टी वाली रात का जिक्र करना था, जिसे वो करने से डर रहा था, क्योंकि उसने मृणाली से झूठ कहा था कि वो पार्टी में था। आदित्य इससे आगे कुछ सोचता कि तभी मृणाली ने आगे पूछा, लेकिन सब में अमित और ट्विंकल कहां आ गए? तब आदित्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हें याद है उस रात मैं क्लब ऑरेंज की पार्टी में गया था? असल में उस रात में पार्टी में गया ही नहीं था। उस रात ट्विंकल और अमित आदित्य और मृणाली बनकर गए थे और उनका मोटिव था सुशील को वहां से निकालकर मुझ तक लाना। ये सुनते ही मृणाली के सिर पर गुस्सा चढ़ गया, लेकिन उसने उससे कुछ कहा नहीं। और तभी आदित्य ने आगे कहा, जब उन्होंने सेफली सुशील को निकालकर मुझे दे दिया तब मैं उसे एक अननोन लोकेशन पर लेकर गया और मैंने उससे पूछताछ की। तब उसने मुझे गौतम का नाम बताया और इसलिए हम मेरे घर आए थे। मृणाली अब आदित्य की बातें थोड़ा थोड़ा सेंस कर रही थी। उसने ये सब कुछ सुनकर जब डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किया तो उसे आदित्य पर भरोसा हो रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। और उसने आगे पूछा, आदित्य, तुमने कहा कि हॉस्पिटल में तुमने बख्शी को जिंदा किया और उसके बाद बख्शी विला जाकर तुम उस आत्मा से लड़े। तुम में इतनी ताकत कैसे आई? आदित्य मृणाली से इतने सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आज वो उससे झूठ भी नहीं बोलता, इसलिए उसने आगे कहा, मृणाली, जिस 10,000 साल की जर्नी की बात पर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उस जर्नी में मैंने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की हैं वही मेरी ताकत है और उसी के दम पर मैं लड़ता हूं। हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद ही मुझ पर कई हमले हुए। पहले ही दिन देवगिरी पर्वत पर मुझे लाइटनिंग अटैकर्स ने मारने की कोशिश की। उसके बाद निखिल और अनुराग ने उस दिन मीटिंग में, और जब वो मुझे वहां भी नहीं मार पाए तो उन्होंने शेल को मुझे मारने भेजा। अगर ये सब हमले पिछली जिंदगी में होते तो शायद इनमें से मैं एक से भी नहीं लड़ पाता, पर साधु महाराज का आशीर्वाद है और उनकी शक्तियां हैं जो मुझे लड़ने की ताकत देती हैं। मृणाली आदित्य को एक टक देख रही थी। आदित्य की नजर सड़क पर थी। बाहर बारिश की बूंदें शुरू हो गई थी और एम्बेसडर पूरी स्पीड से पानी में आवाज करते हुए रास्ता काट रही थी। मृणाली ने खिड़की की तरफ देखा और उसे एक और सवाल मिल गया और उसने पूछा, तुमने निखिल और अनुराग का नाम लिया, वो तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? आदित्य ने मृणाली की तरफ देखा और कहा, मृणाली, निखिल तो अनुराग का चेला है जो उसे सिखाता है, क्योंकि उसे मुझसे कॉलेज टाइम से नफरत है। और फिर आदित्य रुक गया और मृणाली उसे देख रही थी कि वो आगे क्या कहेगा। और थोड़ी देर रुककर आदित्य ने मृणाली की आंखों में देखा और कहा, अनुराग की दुश्मनी इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में पाना चाहता था, तो कभी भी पूरा नहीं हो सका। इसीलिए अब वो हमारी लाइफ बर्बाद करने पर तुला है। इन दोनों ने ही मिलकर सुशील के कान भरे और उससे कहा कि मैं उसके पापा जनरल बख्शी की पावर्स और फेम का इस्तेमाल कर रहा हूं और उन्हें अपने जादू टोने से पागल बना रहा हूं। मृणाली फिर एक गहरी सोच में चली गई। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आदित्य ये लड़ाई अकेले लड़ रहा है, लेकिन ये उसकी नहीं, उसके परिवार के लिए है। वहीं आदित्य इस सोच में था कि मृणाली को उसे गौतम के बारे में भी कुछ बताना चाहिए या नहीं।
आने वाले वक्त में अगर उसे पता चला कि गौतम आदित्य के पास है तो वो उसे इस सच को छुपाने के लिए ब्लेम करेगी और उनके रिश्ते में फिर दरार आएगी। इतना सोचते ही आदित्य ने कहा, गौतम से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके किसी आइडिया को मेरी फैमिली ने चुराया था और उस पर अपना बिजनेस खड़ा किया था। तब गौतम ने केस किया लेकिन वो हार गया और उसके बाद पापा को किसी ने इसी बात पर ब्लैकमेल किया और उनसे करोड़ों रुपए निकलवा लिए। वो और कोई नहीं, सुशील है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्हीं पैसों को उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया और सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। आदित्य अपनी बात कह ही रहा था कि उसका ध्यान किसी आवाज पर गया। वो डिक्की से आ रही थी। बारिश अभी भी तेज थी और बूंदों की आवाज में मृणाली कुछ सुन नहीं पा रही थी, लेकिन आदित्य समझ गया था कि यह गौतम है जो शायद होश में आ गया है। आदित्य ने बिना कुछ रिएक्ट किए गाड़ी चलाना जारी रखा। मृणाली अब एक गहरी सोच में थी।